नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। जिनके वजूद से, दम से, जिनकी मेहनत से, जिनके पसीने से यह दुनिया रोशन है, आज हम उन सभी श्रमिकों को सलाम करते हैं। पूरी दुनिया में जो अभावग्रस्त लोग हैं और जो संपन्न लोग हैं, उनके बीच शुरू से एक विभाजन रहा है। आज हमारे देश में भी अलग अलग कोने में लोग संकट में फंसे हुए हैं। किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, छात्र, वो अपने घर को आना चाहते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की यूं कहें असंवेदनशीलता या इच्छा शक्ति का अभाव, जिसके चलते हमारी सरकार उन्हें वापस अपने घर लाने में कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज 2 घंटे का सांकेतिक अनशन रखा है। इस मौके पर मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपसे करूं। हमारी नीति क्यों नहीं कभी किसान, मजदूर को केंद्र में रखकर बनाई जाती है। मनरेगा जैसी योजना जरूर यूपीए 1 में आई थी ताकि पलायन रुक सके। उस वक्त रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे। हमारी पार्टी उस सरकार में शामिल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लालू जी रेल मंत्री थे। लेकिन सरकार आती जाती रहती है, कोई अस्थायी निदान समाधान उसका नहीं निकल पाता। और जो कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम करती है, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके कर्जे को राइट ऑफ करना और माफ कर देना, और ये कहना कि लोग सप्ताह में 6 से 7 दिन काम करें तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। बेरोजगारी, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, लोग बेकार लाचार हो रहे हैं। वैसे में वेलफेयर स्टेट जो है उसकी जो भूमिका होनी चाहिए वो अपनी भूमिका को निभाने से एक तरह से कहें कि मना करता है, और सारा का सारा भार वो आम जनता पर लाद देना चाहता है। शेख सादी हुए एक पर्सियन पोएट, फारसी के कवि, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क का किसान मजदूर खुशहाल रहता है उस मुल्क के बादशाह को कभी फौज रखने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। The worker will rule, the looter will have to go. Sooner there will be a new dawn. और चौधरी चरण सिंह इस देश में एक ऐसे किसान नेता हुए जिन्होंने किसानों की गरिमा, किसानों की मानव के रूप में प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए काम किया। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे तो भूमि सुधार वगैरह के लिए उन्होंने कई ठोस कदम उठाए। तो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, और हमेशा उन्होंने ये कोशिश की कि किसान का बेटा इस देश की नीतियां बना सके। लेकिन उनकी सरकार कोई चली नहीं। वो अक्सर कहते थे कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेतों, खलिहानों से होकर गुजरता है। आज आप देखिएगा, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं असमय बारिश हो जा रही है, कहीं सूखा पड़ा रहता है। जो जल प्रबंधन होना चाहिए था, इतनी नदियां हैं हमारे यहाँ, उसमें भी कई नदियां अपना वजूद खोती जा रही हैं। उसका जल स्तर लगातार नीचे चला जाता रहा है। तो हम कभी भी इन बुनियादी सवालों को लेकर जो नीति बनानी चाहिए थी संसद के अंदर, वो हम नहीं बना पाए। उसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि जो लोग समाजवादी धड़े की राजनीति करते रहे हैं, उन पार्टियों में भी चूंकि यह पूंजी का खेल है, तो ऐसी कुछ आंतरिक संरचना उसकी इस तरह की होती चली गई कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स हैं वो लेजिस्लेटर्स बनना चाहते हैं, और जो लेजिस्लेटर्स हैं ये गजब की त्रासदी है जमहूरियत की कि वो फिर ठेकेदार बनना चाहते हैं। तो जो बुनियादी काम है लेजिस्लेटर्स का, पॉलिसी मेकिंग, उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं रह जाती। अब
देखते हैं कि संसद सत्र वगैरह में भी हिस्सा लेने में कोई उनको देख लें तो वो गायब ही रहते हैं। आज एक बड़े समाजवादी नेता, और मैं समझता हूं कि लोहिया और जयप्रकाश के बाद इस देश में विचारवान सोशलिस्ट लीडर अगर कोई हुए हैं और जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं तो वो है मधु लीमये साहब और किशन पटनायक जी। लीमये जी की आज 98वीं जयंती, और उनके बारे में कहते हैं वो चलती फिरती संसद थे। तो वो भी चाहते थे कि भाई सिर्फ मसीह नहीं हो, सिर्फ वाणी से ही काम नहीं चला जाए, हमारे कर्म में भी और बोली में एक साम्य हो, एक एकता हो। आज अगर वो होते तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह की इंडियन पॉलिटी होती जा रही है उसमें वो कभी मुंगेर दियारा देहात के इलाके से कभी वो चुनाव जीत पाते, या बांका से कभी वो एमपी हो पाते? तो क्या हम लगातार पीछे होते जा रहे हैं? एक वक्त जब आचार्य कृपलानी हुआ करते थे इस इलाके के एमपी, आपको सहरसा मधेपुरा तरफ, कहाँ मतलब मुंबई कर्नाटका से आकर जॉर्ज फर्नांडिस जीत जाते थे, मुजफ्फरपुर से, नालंदा से, कहाँ लीमये आकर वहां से जीत जाते थे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का लबोलवाब ये है कि हम एक नेशनल कल्चर, या यूं कहें कि एक अपनी राजनीति को राष्ट्रीय फलक पर हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आज तो कोई सारण का आदमी मोतिहारी जाके लड़े तो कहेगा कि ये तो देखो कहां से आ गया, ये तो बाहर का आदमी है। तो हम कह रहे हैं कि जिन लोगों को भी नेशन बिल्डिंग में दिलचस्पी होगी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में दिलचस्पी होगी, वो अपनी जड़ों से कटेंगे नहीं। उन्हें ये मालूम होगा कि भाई रूरल इकोनॉमी जो है वो हमेशा से एग्रीकल्चर पर, हमेशा से पशुपालन पर निर्भर करती रही है। तो कोई एक वर्ग की चिंता की बात नहीं है। समग्रता में देश के अलग अलग स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लोग जो आज त्राहिमाम कर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, और खाद्यान्न मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा स्टॉक है, हम खिला सकते हैं इस देश के लोगों को, लेकिन उसकी भी बंदर बांट। तो यह एक ऐसा समय है जबकि हम सबको सोचना पड़ेगा कि भाई आखिरकार यह देश जो है यह कुछ चंद पूंजीपति घरानों का है, या फिर इस देश को सींचने वाले किसानों मजदूरों का भी उतना ही है। मुनव्वराना कहते हैं कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी गया की भगवती देवी, जिनको एमएलए के रूप में डॉक्टर लोहिया ने लड़ाया, और जो रानी बनाम मेहतरानी का डिबेट छेड़े हुए थे, ग्वालियर की जो महारानी थी विजया राजे सिंधिया, जिनको राजमाता लोग बुलाते थे जमहूरियत में भी, ये भी विचित्र ही एक तरह की विडंबना है, और राजघराने से तो थी ही, उनके खिलाफ सुक्खू रानी को उन्होंने लड़ाया। सुक्खू रानी चुनाव तो हार गई, लेकिन पूरे देश में एक विमर्श छिड़ा कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो हैव नोट्स हैं, उन घरों के लोग भी, और सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी इस देश की शासन सत्ता में अपनी भागीदारी निभाएंगी, अपना रोल निभाएंगी। और जब वो 96 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू प्रसाद जी जनता दल के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय, जब उन्होंने उनको एमपी का टिकट दिया और वो चुनाव जीत कर गई, वहां पर भी जब विमेन रिजर्वेशन पर बात हो रही थी तो उनका कहना था कि भाई जो लोग डाइजिन खाकर अपना भोजन पचाते हैं वो हमारा दुख दर्द नहीं समझेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं, इवन हमारे घर के पुरुष हैं, वो जो काम करने जाते हैं उन जमींदारों के यहाँ, उन बड़े बड़े किसानों के यहाँ, तो उनको रोज का जो मेहनताना है उसके लिए भी अपमानित होना पड़ता है। तो कहते हैं पसीना सूखने से पहले श्रमिक को उसका प्राप्य दे दो,
यही इंसानियत का तकाजा है, यही मानवीयता है। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ जो साहिर ने लिखा है, मादाम उसका उन्वान है। यहां से मैं शुरू करता हूँ। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को जिया बख्शी है। हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को जिया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जिला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी। लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं, आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा, जब हमें जिस्त के अदवार परखने होंगे। अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम, हमको ताजीम के मेयार परखने होंगे। लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। वजह बेरंगी गुलजार कहूं या न कहूं, वजह बेरंगी गुलजार कहूं या न कहूं, कौन है कितना गुनहगार कहूं या न कहूं। अभी हमारी राज्य सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त बस नहीं है, जो लोग आना चाहें वो अपने संसाधन से आएंगे। यह इस समय एक क्रूर और असंवेदनशील किस्म का मजाक है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो कुछ हो सकता है एक लीडर अपोजिशन के रूप में, उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम बसें देने को तैयार हैं, कितना 2000 बस के आसपास, और देश के अलग अलग इलाकों, सिर्फ कोटा के छात्र ही नहीं बल्कि जहां जहां जो लोग मुसीबत में हैं, हाँ वो जो नियम निर्देश हैं अभी इस लॉकडाउन के दौरान, उसमें उन सब का पालन सरकार करे और उन बसों का उपयोग करे। तो हमारी पार्टी तो सत्ता में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि यही वक्त है जब संकट में जी रहे लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। और राजनीति तो यही है, राजनीति तो युग धर्म है, और राजनीति तो दुख दर्द बांटने का ही एक माध्यम है। और लोहिया कहते थे कि राजनीति सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एक सशक्त औजार है। इस लॉकडाउन में भी जो लोग अपनी घटिया और ओछी सियासत से बाज नहीं आ रहे, समाज में तकसीम कराने के घिनौने खेल में लगे हुए हैं, हम उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहते हैं कि इंसानियत को जिंदा रहने दो और मजहब के नाम पर कोई विद्वेष न फैलाओ। हम मानव के रूप में अगर जी सकें तो इस दुनिया से गुजरने के समय हमें कोई अफसोस नहीं रहेगा। देश के अलग अलग कोने में जो हमारे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर भाई फंसे हुए हैं, उनके साथ सतत लगातार अनवरत हमारी पार्टी खड़ी है। हम अपने मजदूर तबके के लोगों की बेहतरी, उनकी जिंदगी, उनके परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय जनता।